हेलो। आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसमें हम लोग इनिशियली स्टार्टिंग से एक एक बेसिक देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले एक वर्ड होता है केमिस्ट्री का, सबसे पहला वर्ड जो आता है वो आता है मेटर। मेटर किसको कहते हैं? वैसा सब्सटेंस जो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसमें कुछ ना कुछ मास हो। तो हम लोग बोल सकते हैं एनीथिंग दैट occupies स्पेस एंड हैज मास। वैसा सब्सटेंस जो कि कोई ना कोई जगह छेके और उसके पास मास हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटर। मेटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है: प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है: एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। और मिक्सचर को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है: होमोजीनियस और दूसरा हेटेरोजीनियस। तो सबको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बारे में आपको पहले से पता भी होगा, लेकिन फिर भी जो बेसिक है वो बेसिक हम बताते हुए चलते हैं। तो टॉपिक दीजिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए एक ही साथ तीनों का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं और डिफरेंस टाइप में हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक लिखे हैं वो लिखे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं वो किसके बेसिस पे? तो वो इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस कहने का मतलब यह हुआ कि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसके बेसिस पे। जैसे वो इस ढंग के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहने का मतलब जिस पार्टिकल से वो मिल के बना हुआ है। देखिए सॉलिड का जो अरेंजमेंट होता है वो क्लोज्ड पैक्ड होता है। क्लोज्ड पैक्ड मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से चिपका हुआ रह सकता है वो पैकिंग होता है। तो इंटर पार्टिकल स्पेस का बात किया जाएगा सॉलिड के केस में, तो सॉलिड के केस में इंटर पार्टिकल स्पेस कम होता है। लेकिन लिक्विड के केस में हल्का इस जैसे यहां से कोई पार्टिकल्स गायब हो गया, दैट मीन्स इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस इसमें भी कम होता है बट मोर देन सॉलिड, लेकिन सॉलिड से ज्यादा होता है। और गैस के केस में वेरी बहुत ज्यादा होता है। क्या? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगर दूसरा बात किया जाए इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, किसका? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि कैसे जुड़ा हुआ है, कितना। तो
सॉलिड के केस में जो जुड़ा हुआ रहता है पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ, वो स्ट्रॉन्ग या बोल सकते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन लिक्विड के केस में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और गैस के केस में वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। किसके केस में? गैस के केस में। अगर बात किया जाए तीसरा शेप का, तो सॉलिड के केस में जो शेप होता है उसका वो फिक्स होता है। जैसे ये सॉलिड है तो इसका जो शेप है वो शेप क्या है? फिक्स है। तो इसके केस में अगर हम लोग सॉलिड के केस में शेप का बात करेंगे तो शेप फिक्स होता है। लेकिन लिक्विड के केस में जैसे वाटर है, एक बोतल से अगर दूसरे ग्लास में डाल रहे हैं तो वो किसका शेप ले लेगा? जिसमें उसको डाले हैं ग्लास में, दैट मीन्स नॉट फिक्स। लेकिन अगर गैस का बात किया जाए तो वो तो जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर का, या इसे बोल सकते हैं कि जैसे गैस को खुला में छोड़ दिए तो पूरे रूम में फैल जाएगा, दैट मीन्स उसका भी शेप फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स। अगर बात किया जाए फोर्थ वॉल्यूम का, तो हम लोग सॉलिड के केस में बोल सकते हैं कि उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे वो वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। अगर वाटर का वॉल्यूम का बात करें जो कि लिक्विड है, तो उसका भी वॉल्यूम चेंज नहीं करता। भले वो ग्लास में हम लोग डाले थे बोतल से पानी को, लेकिन उसका जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम रहेगा, वो वॉल्यूम चेंज नहीं करता है, ये भी फिक्स होता है। लेकिन अभी जस्ट हम लोग गैस के बारे में बोले कि अगर उसको खुला रूम में छोड़ते तो वो पूरे रूम के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, दैट मीन्स नॉट फिक्स। एक वर्ड जो लास्ट है वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेसिबिलिटी वर्ड किसको कहते हैं? दबाने को। अगर सॉलिड को दबाने का कोशिश करे तो वो दबता नहीं है, नॉट कंप्रेसिबल। अगर लिक्विड का बात किया जाए तो ये भी दबता नहीं है, नॉट कंप्रेसिबल। लेकिन गैस का बात किया जाए, जैसे हम लोग घर में गैस सिलेंडर जो यूज करते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल रहता है, उस गैस को दबा दबा के किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? लिक्विड में। तो इसके केस में बोल सकते हैं हाईली कंप्रेसिबल। क्यों भाई हाईली कंप्रेसिबल होता है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, तो वही स्पेस को घटा के उसको क्या किया जाता है? कंप्रेस किया जाता है। तो ये था सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, ये आप लोगों को पहले से भी पता होगा। अब हम लोग अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस का इंटरकन्वर्टेबल करें, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सॉलिड है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट करें? लिक्विड में। और लिक्विड से किस में कन्वर्ट करें? गैस में। और गैस से किस में कन्वर्ट करें? सॉलिड में। तो ये कैसे होता है? देखिए सॉलिड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग सॉलिड का एग्जांपल ले लिए हैं आइस। अब आइस से हमको आइस को क्या करना है? मेल्ट करना है। मेल्ट करना है दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं वाटर। क्या बोल सकते हैं? वाटर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। अब ध्यान दीजिए, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है। वो जो वाटर है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वाटर वेपर में। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। अब देखिए वाटर वेपर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? आइस में। जैसे देखे हुए कभी कभी ठंडा के दिन में क्या होता है कि लीफ, पत्ता वगैरह जो रहता है उस पे आइस जमा हुआ रहता है। वो कैसे होता है कि वाटर वेपर डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है? आइस में। और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। इसका नाम कम सुने होंगे लेकिन ये होता है। अब देखिए अगर अभी आप इस चेन को उल्टा कर देते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी जो कन्वर्ट किए थे हम लोग सॉलिड से लिक्विड, अब
लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट करेंगे, गैस से लिक्विड कन्वर्ट करेंगे और सॉलिड से गैस कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब हम लोग सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। नैफ्थलीन बॉल वगैरह जो होता है, जो कपड़ा वगैरह में यूज किया जाता है, वो इसका एग्जांपल होता है। क्या? नैफ्थलीन बॉल। लेकिन इसका जो सबसे सही एग्जांपल है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या? ड्राई आइस। ड्राई आइस में क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। किसमें? सब्लिमेशन का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो क्या है? ड्राई आइस। इसमें क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होता है? गैस में। अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। अगर गैस से किसमें कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में। जैसे क्लाउड है, क्लाउड किसमें कन्वर्ट हो जाए? रेन में। रेन वाटर में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। अब देखिए, वाटर जो है, रेन वाटर या कोई भी वाटर, वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड के फॉर्म में, जैसे आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे दो पार्ट में क्लासिफाई किए थे, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस। देखिए, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं वो समझिए। मतलब क्या? उसका कंपोजिशन फिक्स हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं वाटर, तो वाटर में फिक्स है कि हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, जिसका कंपोजिशन फिक्स होता है। बोल सकते हैं फिक्स्ड कंपोजिशन। जिसका कंपोजिशन फिक्स होता है उसी को क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस। अब देखिए, प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। किसमें किसमें? एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट किसको कहते हैं? वैसा प्योर सब्सटेंस, वैसा प्योर सब्सटेंस जिसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करे तो उसका प्रॉपर्टी बदले नहीं। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग अगर सिल्वर लिए हैं तो वो जो पूरा है उसको भले हम कितना भी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन उसका जो हर एक पार्ट पीस होगा उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा। अभी हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये बोल सकते हैं दी प्योर सब्सटेंस which divided into two or more parts but their properties can't change। दो या दो से अधिक पार्ट में कन्वर्ट करे लेकिन उसका प्रॉपर्टी जो हो क्या हो? चेंज नहीं हो। इसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। यही तो केमिस्ट्री में पढ़ना है। ये सब हम लोग अभी डिटेल्स में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे। कंपाउंड, कंपाउंड किसको कहते हैं? जैसे वाटर, वाटर को हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड। इस बात को समझिए कि कंपाउंड जो मिल के बनता है वो किससे मिल के बनता है? एलिमेंट से मिल के बनता है। किससे मिल के बनता है? एलिमेंट से मिल के बनता है। लेकिन वो बनने के बाद उसका जो प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी जो होता है वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन जो होता है वो ज्वलनशील होता है, जलता है। ऑक्सीजन जो होता है वो भी जलता है, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद वाटर जो बनता है वो बुझाता है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं दी प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय combination
of 2 or more एलिमेंट इन फिक्स रेशियो, जैसे वाटर है तो उसका फिक्स है कि हाइड्रोजन का 2 ही एटम होना चाहिए, ऑक्सीजन का 1 ही एटम होना चाहिए, तभी तो वो प्योर सब्सटेंस में आ रहा है। इन फिक्स्ड रेशियो, देखिए द प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशियो, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से फिक्स्ड रेशियो में मिले, उसी को क्या कहते हैं? कंपाउंड। अब देखिए इसमें आगे, दी प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। उसका जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उससे प्रॉपर्टी जो होता है वो कंपाउंड का वो क्या होता है? अलग होता है। ये बात एकदम ध्यान रखना है। अब देखिए ये किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किए थे? केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे प्योर सब्सटेंस का। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में दूसरा जो देखे थे मिक्सचर, उसको पढ़ेंगे। देखिए मिक्सचर में भी जस्ट बताए हैं कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। देखिए मिक्सचर किसको कहते हैं उस बात को समझिए। मिक्स जैसे यहां पे वाटर है, बहुत सारा वाटर का मॉलिक्यूल्स है। अब इस वाटर मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या मिला दिए हैं? शुगर मिला दिए हैं। कितना? जितना मन उतना, मतलब अनएप्रोप्रिएट अमाउंट में, कोई फिक्स नहीं है कि कितना ही शुगर मिलाएं, उसी को कहते हैं मिक्सचर। कहने का मतलब ये हुआ when 2 or more than 2 प्योर सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन एनी रेशियो, मिले तो, लेकिन वो कैसा मिले? कोई भी रेशियो में, मतलब उसका रेशियो फिक्स नहीं हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर। अब बताइए मिक्सचर जो होता है वो कितना टाइप का होता है? तो मिक्सचर 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं? जैसे ये पानी लिए थे और पानी में शुगर को मिलाए थे, चीनी को, तो अब ये जो एक शरबत जो बना, उस शरबत को 1 बूंद पिए या पूरे शरबत को पिए, उसका जो मिठास होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो जो चीनी है वो पूरे पानी में समान रूप से मिला हुआ है, दैट मीन्स यूनिफॉर्मली मिला हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दी मिक्सचर इन विच pure substance is mixed uniformly throughout its mass। जो प्योर सब्सटेंस मिला है थ्रू आउट इट्स मास में, वो यूनिफॉर्मली मिला है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन हेटेरोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं? जिसमें यूनिफॉर्मली नहीं मिला है। अगर मिट्टी को मिला दे पानी में तो वो यूनिफॉर्मली नहीं मिलेगा। तो इसी में लिखना है दी मिक्सचर इन विच प्योर सब्सटेंस इज नॉट मिक्स्ड uniformly throughout its mass।
उसके पूरे मास में अगर यूनिफॉर्मली नहीं मिला है उसी को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये था क्लासिफिकेशन और नॉर्मल सा बेसिक। अब देखिए कोई चीज जैसे कोई भी डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए एक फिक्स यूनिट होता है लेंथ का, उसको हम लोग नॉर्मली जैसे यहाँ पे जो मीटर यूज करते हैं अमेरिका में जाएंगे तो वही मीटर का नॉर्मली यूज किया जाता है। तो उसके लिए फिक्स ऐसा यूनिट माना गया है जो कि पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। तो उसको हम लोग अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। तो 7 फंडामेंटल ऐसा यूनिट माना गया है जिससे हम लोग किसी भी चीज का ऐसा यूनिट डिराइव कर सकते हैं। तो 7 फंडामेंटल ऐसा यूनिट हम लोग देखेंगे। अब ध्यान दीजिए ये ऐसा यूनिट का मतलब क्या होता है। ऐसा यूनिट जो है सिस्टम इंटरनेशनल होता है, ये एक फ्रेंच वर्ड है। अब देखिए 7 फंडामेंटल यूनिट में सबसे पहला जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं लेंथ। किसी को भी पहले किसी को भी पीछे बोल सकते हैं, लेकिन ये 7 होता है लेंथ का जो होता है वो यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है इसका मीटर और सिंबल होता है किसका, यूनिट का। तो मीटर का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल m। दूसरा जो बोला गया है वो मास का जो सिंबल मतलब यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। इसका जो सिंबल होता है वो होता है केजी। तीसरा जो होता है फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट भी बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं टेम्परेचर जिसका होता है केल्विन और जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है यूनिट, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ जो होता है वो बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग इसका जो यूनिट होता है मोल और इसको रिप्रेजेंट करते हैं MOL से या स्मॉल m से। अब ध्यान दीजिए जो 6th होता है वो होता है टाइम, जिसका यूनिट होता है सेकेंड और सिंबल होता है स्मॉल s। और 7th जो होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडिला CD। देखिए ये सब तो सीधा समझ में आ गया होगा, लेकिन ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी समझ में नहीं आया होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी से नॉर्मली हम लोग चमक को मेजर करते हैं, किसमें कितना ज्यादा ब्राइटनेस है। ये 7 जो है ये फंडामेंटल यूनिट है। अब इसी के हेल्प से हम लोग किसी का ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे एक क्यूब है, इस क्यूब का अगर हम लोग को वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ये L है, ये L है, ये L है, यही होता है ना L इंटू L। तो अब बताइए लेंथ का भी जस्ट क्या बताया मीटर, लेंथ का क्या बताया मीटर। तो इसी का बोल सकते हैं मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट ऑफ क्यूब क्या बोल सकते हैं वॉल्यूम का, मीटर क्यूब। अब बताइए डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। अब बताइए मास का क्या होता है ऐसा यूनिट केजी, वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब, इसी को बोल सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। तो दैट मींस इससे हम लोग किसी का भी ऐसा यूनिट डिराइव कर सकते हैं। अब एक एनसीईआरटी में हम लोगों का डिफरेंस दिया हुआ है, किसका मास और वेट के बीच में। देखते हैं मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए मास
मास भी कोई भी जैसे सब्सटेंस है तो उसका जो बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है उसी को उसका क्या कहते हैं मास। लेकिन अगर वेट का बात किया जाए तो वेट क्या होता है वो समझिए। फोर्स exerted by substance due to gravity, ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होता है उस सब्सटेंस पे, किसके द्वारा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के द्वारा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं वेट। मास और वेट में बस इतना अंतर है कि हम लोग बोल सकते हैं वेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पे नॉर्मली जो हम लोग मास यूज करते हैं वो वेट के इक्वल होता है, उसी को हम लोग मास बोलते हैं। लेकिन ये चेंज हो सकता है, कैसे, जैसे मून पे जाएंगे तो इस वेट का वैल्यू चेंज करेगा, लेकिन मास हम लोग एक फिक्स किए हुए हैं, इसका वैल्यू चेंज नहीं करते। बस ध्यान आप लोग को ये रखना है कि मास और वेट में डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ पे मास में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं मून पे जाएंगे तो वेट क्या होगा, चेंज होगा। तो बोल सकते हैं इट कैन बी चेंज, कहां से कहां, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्यों, ड्यू टू चेंज इन इट्स ग्रेविटी, उसके ग्रेविटी के चेंज करने इसके कारण वेट चेंज हो सकता है, लेकिन इट इज फिक्स्ड। ये क्या होता है, फिक्स होता है। अगर इसका ऐसा यूनिट का बात किया जाए तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है जस्ट हम लोग देखे थे किलोग्राम होता है, लेकिन अगर इसका ऐसा यूनिट का बात किया जाए तो वो न्यूटन होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग मास और वेट में डिफरेंस देखिए। कुछ केमिस्ट्री में जो टर्म यूज होता है, जैसे बहुत सारा टर्म जो है हम आपको बता दें, देखिए बहुत जैसे लिखा हुआ रहता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इतना बड़ा टर्म है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, तो इसी मल्टीपल के लिए एक वर्ड दिया गया है प्रीफिक्स और उसका मल्टीपल, जिसके नाम के हिसाब से फिक्स वैल्यू है। देखिए दो ट्रेंड में चलता है, एक होता है मल्टीपल, प्रीफिक्स और उसका सिंबल। पहला ट्रेंड देखते हैं, जैसे प्रीफिक्स में आता है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। अब ध्यान दीजिए, डेसी का जो मल्टीपल होता है वो 10 टू दी पावर -1 होता है, सेंटी का जो मल्टीपल होता है वो 10 टू दी पावर -2 होता है, मिली का जो मल्टीपल होता है वो 10 टू दी पावर -3 होता है। यहाँ पे -1 बढ़ा है, लेकिन माइक्रो के केस में 10 टू दी पावर -6 होता है, नैनो के केस में 10 टू दी पावर -9 होता है। अगर पीको का बात किया जाए तो 10 टू दी पावर -12 होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फेम्टो के केस में बात किया जाए तो 10 टू दी पावर -15 होता है। एटो के केस में किया जाए तो 10 टू दी पावर -18 होता है। इसके बाद 3 बढ़ा है, ध्यान देने वाली बात है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। डेसी को स्मॉल डी से डिनोट करते, सेंटी को स्मॉल सी से, मिली को स्मॉल एम से, माइक्रो को बिलैया वाला म्यू से, नैनो को स्मॉल एन से, पीको को स्मॉल पी से, फेम्टो को स्मॉल एफ से और एटो को स्मॉल ए से। ये निगेटिव था। अगर बात किया जाए पॉजिटिव का तो देखिए मल्टीपल, प्रीफिक्स और सिंबल। यहां आएगा डेसी, यहां आएगा डेका।
डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टीवा, पीटा, एक्सा। बात को समझिए, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेवा, पीटा, एक्सा। डेका के केस में जो मल्टीपल होता है वो 10 टू द पावर 1 होता है, हेक्टो के केस में 10 टू द पावर 2, किलो के केस में 10 टू द पावर 3, मेगा के केस में आप एक बढ़ा एक घटा था, अब 3 बढ़ेगा, यहाँ पे 6। जीगा के केस में 10 टू द पावर 9, टेरा के केस में 10 टू द पावर 12, पीटा के केस में 10 टू द पावर 15, एक्सा के केस में 10 टू द पावर 18। अगर डेका का सिंबल का बात किया जाए तो डी ए से होता है, हेक्टो का एच से होता है, किलो का के स्मॉल के से होता है, स्मॉल के से, मेगा का कैपिटल एम से, जीगा का कैपिटल जी से, टेरा का कैपिटल टी से, पीटा का कैपिटल पी से और एक्सा का कैपिटल ई से। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ही कुछ भी बोल दे, जैसे आपको बोल दे पीको, तो पीको के केस में हम लोग को तुरंत में ध्यान आना चाहिए 10 टू द पावर -12। इसी ढंग से इस मल्टीपल को याद रखना है। अब एक टर्म है टेम्परेचर, टेम्परेचर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। टेम्परेचर का ना 3 बेसिक मेजरिंग यूनिट होता है, क्या क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं। 3 फंडामेंटल यूनिट से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। देयर आर 3 बेसिक स्केल टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए 3 बेसिक स्केल होता है। तो तीनों कौन कौन सा होता है? एक होता है डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा होता है केल्विन। अब ध्यान दीजिए, ये केल्विन ही जो था वो क्या था? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम लोगों से रिलेशन पूछ दे किसका किसका, डिग्री सेल्सियस और केल्विन का, रिलेशन बिटवीन किसमें किसमें, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में। पुराना वाला एनसीईआरटी बुक में ये उल्टा दिया हुआ है, नया वाला एनसीईआरटी बुक में देखिएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं T डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 प्लस T केल्विन। देखिए इसका बोलने का क्या मतलब हुआ? बोलने का ये मतलब हुआ जैसे हम लोग उसको बोल दे 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मच केल्विन, तो वहां पे हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे 273.15 प्लस 25 केल्विन, यही हम लोगों का आंसर आएगा। कितना? 298.15 केल्विन। अगर हम लोगों से बोल दे 37 डिग्री सेल्सियस, इसका इक्वल टू कितना होगा? तो ये आएगा 273.15 प्लस 37 केल्विन, तो यही आएगा 310.15 केल्विन। अब देखिए ये जो है ना 298.15, इसी को बोला जाता है रूम टेम्परेचर। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस को। अब ये जो 37 डिग्री सेल्सियस है जो कि 310.15 केल्विन है, यही होता है बॉडी टेम्परेचर। और हम लोग का जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं नॉर्मली वो फ़ारेनहाइट में। किसका? बॉडी टेम्परेचर जो मेजर करते हैं वो किस चीज में? फ़ारेनहाइट का। ये बॉडी टेम्परेचर कैसा है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब एक चीज जो ध्यान रखना है केल्विन के बारे में, वो कि केल्विन स्केल कैन नेवर बी निगेटिव। केल्विन स्केल कभी भी निगेटिव नहीं होता है। केल्विन स्केल नेवर बी
निगेटिव। केल्विन स्केल कभी भी निगेटिव नहीं होता। अगर हम लोगों से पूछे ए रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट का, किसका किसका रिलेशन, डिग्री सेल्सियस का और डिग्री फ़ारेनहाइट का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो हम लोग इसमें ये बोल सकते हैं, अगर आपसे पूछ दे कि 37 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होता है, या सॉरी ये बोल दे 37 डिग्री सेल्सियस है, इसको किस में कन्वर्ट कीजिए, फ़ारेनहाइट में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट, वो देखते हैं। किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। किसको, 37 डिग्री सेल्सियस को। क्यों, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस जो था वो हम लोगों का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, उसीलिए इसका एग्जांपल दे रहे हैं। आप दूसरे किसी का भी देख सकते हैं, एग्जाम में नॉर्मली ये पूछता है, उसीलिए इसका एग्जांपल पर बता रहे हैं। तो इसके केस में डिग्री फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस के जगह पे क्या देंगे, 37, और इसमें प्लस क्या करेंगे, 32। तो यही जो वैल्यू आएगा वो आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान देना है, यही क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और फ़ारेनहाइट का जो डिग्री फ़ारेनहाइट का जो स्केल होता है वो नॉर्मली मेजर किया जाता है 32 डिग्री सेल्सियस से, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 212 फ़ारेनहाइट के बीच में। यही इस स्केल का नॉर्मली मेजरमेंट रहता है। केल्विन का पॉजिटिव में, डिग्री सेल्सियस का निगेटिव, पॉजिटिव, हर चीज में मेजरमेंट रहता है। यही था टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग एक वर्ड पढ़ेंगे। देखिए अगला जो टॉपिक है वो क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के बारे में आप लोग को पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ये जरूरत पड़ता है। क्योंकि केमिस्ट्री में यहाँ पे मोल्स एटम्स का बात करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा नंबर रहता है, तो उसमें इसका जरूरत पड़ता है। जैसे साइंटिफिक नोटेशन, देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सब आप लोग को कुछ कुछ पहले से इसका पता होगा। जैसे लिखा हुआ है 60230000, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए कहेगा, तो बस ध्यान ये रखना है कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल देना है। जैसे यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल दे दिया, उसके बाद क्या है 023 नॉर्मली 2 डिजिट लिखते हैं, 3 डिजिट में लिख सकते हैं। उसके बाद ये देखना है कि डेसिमल जहां दिए हैं उसके बाद कितना डिजिट है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, तो इसको लिख सकते हैं 10⁶। जैसे यही रहता 2160000 इस ढंग का। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए कहता, तो क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे 2.16 इंटू 10⁻। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 10⁻7, बस यही है। अब एक और इसमें आता है क्या कि ऐसे दिया हुआ 0.0000062। अब इसको लिखने के लिए कहेगा, तो इसके केस में चूंकि डेसिमल पहले है, तो इसके केस में ये देखेंगे कि 1 डिजिट के बाद हम लोग को क्या देना है, डेसिमल, तो लिख सकते हैं 6.2। अब बताइए ये जो 6 के बाद दिए हैं, इससे पहले कितना डिजिट पहले डेसिमल है, 1 2 3 4 5 इंटू यहाँ पे बस -5, कुछ और है ही नहीं। अगर पहले डेसिमल आ जाए तो माइनस देंगे, अगर डेसिमल नहीं हो, नॉर्मल नंबर को अगर साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ऊपर में सिर्फ पॉजिटिव में देंगे पावर, और कुछ नहीं है। अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा एग्जाम में बोर्ड लेवल में पूछता ही है। सिग्निफिकेंट फिगर को अच्छा से समझिएगा। फिगर आप लोग से पूछेगा क्या
कि किसी एक नंबर दे देगा डिजिट, उसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है। जैसे उसके लिए ना 5 रूल है, 5 रूल को हम लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या है कि ऑल नन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब क्या हुआ, जितना भी नन जीरो डिजिट होता है वो सब सिग्निफिकेंट होता है। जैसे लिखा हुआ है 2 3 6, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा तो 1 2 3। अगर यही लिखा हुआ है, एक और एग्जांपल दे देते हैं 6 9 8 6 4, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा तो 1 2 3 4 5। कितना 5? क्यों? क्योंकि कोई भी जीरो डिजिट नहीं है। अगर नन जीरो डिजिट है सब, तो सबका सब क्या होगा, सिग्निफिकेंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है वो देखिए, अगर इन डेसिमल, किसके केस में, डेसिमल के केस में, जीरोज बिफोर नन जीरोज डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब क्या हुआ, वैसा जीरो जो जीरोज डिजिट से पहले, न जीरोज डिजिट से पहले हो, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। किसके केस में, डेसिमल के केस में। जैसे है 0.0026, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपसे लोग से पूछेगा कि यहाँ पे बस 1 और 1 2 होगा, इससे पहले जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे और कुछ बोल दे 0.000362, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का बात किया जाए इससे कोई मतलब नहीं है, 1 2 3, बस कितना आएगा 3। अब तीसरा इसमें क्या बोला गया, तीसरा ये बोला गया है कि जीरोज बिटवीन नन जीरोज डिजिट आर सिग्निफिकेंट। क्या बोले देखिए, जीरोज बिटवीन नन जीरोज डिजिट आर सिग्निफिकेंट। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ कि जैसे किसके बीच में जीरोज है, तो 2 3 6 0 0 8, अगर नन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है तो वो क्या होगा, वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। और एग्जांपल ले लेते 2.3006, इसका कितना होगा, 1 2 3 4 5। अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या, कि जीरोज इन केस ऑफ डेसिमल, इन डेसिमल के केस में जीरोज आफ्टर नन जीरोज डिजिट, जीरोज आए किसके बाद, नन जीरोज डिजिट के बाद, आर सिग्निफिकेंट, लेकिन वो सिग्निफिकेंट होगा इन डेसिमल जीरोज आफ्टर नन जीरोज डिजिट आर सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब समझिए, जैसे यहां पे दिया हुआ है 2.000, यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि हम लोग 4 इसके डेसिमल के बाद भी 3 डिजिट तक निकालने का कोशिश की। जैसे आ जाए 2.300 इसके केस में भी 1 2 3 4, मतलब डेसिमल के बाद जो जीरो जाता है वो सिग्निफिकेंट में काउंट होता है। इसको ध्यान रखना होगा, ये एग्जाम में पूछता है हमेशा। अब लास्ट वाला क्या है कि जीरोज ऑफ काउंटिंग नंबर आर इनफाइनाइट। कहने का मतलब क्या हुआ वो समझिए, जीरोज ऑफ काउंटिंग नंबर आर इनफाइनाइट। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे दिया हुआ है 100, इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा तो क्या बोल सकते हैं, इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। क्यों?
अनफाइनाइट इसलिए होगा क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर 2, और इसका जो वैल्यू होता है सिग्निफिकेंट फिगर में मीनिंगलेस होता है। अब हम लोग को ध्यान ये रखना है। अच्छा एक चीज बताइए, यहीं पे अगर है 100.00 इसका सिग्निफिकेंट फिगर आप लोग से पूछे तो क्या होगा? तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो होगा 1 2 3 4 और 5। अब इसके बेसिस पे कुछ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का भी सिग्निफिकेंट फिगर पूछता है। अब एक चीज को ध्यान रखना है, देखिए क्या कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में देखिए इन केस ऑफ एडिशन के केस में सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे 2 डिजिट को निकालने के लिए बोल देते, एक है 2.06 प्लस 348.029, इस दोनों का एडिशन पूछ देते। ऐड करने का कोई जरूरत ही नहीं है अगर सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा तो। इसमें बस ये देखना है कि दोनों में से कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, जिसके पास कम है वही आंसर होगा। तो इसके पास कितना है 3, और इसके पास 1 2 3 4 5 6, तो लेकिन आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अगर बात किया जाए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तो कितना होगा आंसर? सिर्फ और सिर्फ 3। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, किसके केस में? मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में ध्यान क्या रखना है वो ध्यान दीजिए, बस सेम प्रोसेस है। जैसे आपको बोल दे 265 इंटू 10 टू द पावर 90, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तो सिर्फ और सिर्फ सबसे कम किसमें? इसमें कितना? 3, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे? 3। अगर आपसे और एग्जांपल पूछे 1.01 इंटू 10 टू द पावर 23, इसका कितना होगा? इसके केस में बस 3। बस यही ध्यान रखना। अब एक और टर्म आता है, क्या ये लगता है कुछ नहीं है लेकिन ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, समझिए, इसको भी समझना पड़ेगा। देखिए क्या राउंड ऑफ, जैसे पहले से कोई टर्म लिखा हुआ है, क्या टर्म दिया हुआ है? 5.6367, इस ढंग का कोई टर्म है। अब इसका पूछे राउंड ऑफ क्या होगा, तो ये ध्यान देना है कि ये जो टर्म है ये क्या है? 5 से ज्यादा है, तो इसके केस में ये लिख सकते हैं 5.63। अब यहां देखिए 6 है ना, तो 6 चूंकि ये 5 से ज्यादा है तो एक बढ़ जाएगा, और यहां पे लिख सकते हैं 37। यही रहता 5.6364। अब देखिए ये 5 से कम है, इसके केस में लिखेंगे 5.63। ये 6 जो होगा वो क्या होगा? एक बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ लिखाएगा 6। ये तो दूसरा चीज था, नॉर्मल था। लेकिन अब समझिए इस बात को, अगर कुछ इस ढंग का हो 5.635 और दूसरा होता 5.645। अब इसके केस में राउंड ऑफ कीजिए, जब 5 हो और इवन हो तो इसके केस में लिख सकते हैं 5.64, बस हो गया। लेकिन जब ये ऑड हो, इसके केस में एक बढ़ जाता है और बोल देंगे 5.64। यही था हम लोगों का फर्स्ट वीडियो, किसका? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। अब हम लोग नेक्स्ट डे जो पढ़ेंगे वो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहले लॉ जितना है वो लॉ नहीं पढ़ेंगे, अभी सही से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए लॉ को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।